हेलो गाइस आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है CDP की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। CDP के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। CDP की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो शिक्षक कैसे सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने से, या विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, या फिर विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने से, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने से। तो वो कैसे कर सकता है? तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने से। क्या जो शिक्षक है उसे बच्चों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विकास शुरू होता है, जो बच्चों का विकास होता है गाइस वो कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, या उत्तर अवस्था से होता है, या शैशव से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो गाइस विकास जो हमारा होता है वो हमारा प्रसव पूर्व, यानी कि जब हमारे भ्रूण में जब बच्चा आता है, जो हमारा भ्रूण होता है उसी से क्या कहते हैं, जब बच्चे की शुरुआती होती है हमारे प्रसव पूर्व जो हमारे पेट में होता है, तो उसमें भी क्या कहते हैं बच्चे का विकास चलता रहता है। तो जो विकास होता है वो कब होता है? तो विकास बच्चे का जन्म पूर्व यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो वो वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि, या तार्किक गणितीय बुद्धि, या फिर भाषिक बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। कैसी? प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कैसे सिद्धांत पर आधारित है गाइस? तो ये बुद्धि के वितरण पर, या बुद्धि और जातीय भिन्नताओं पर, या बुद्धि की वृद्धि पर, या बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं पर। तो ये किस पर प्रतिस्थापित होती है? तो बुद्धि के वितरण पर। कैसी? बुद्धि के वितरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे होता है, तो इससे क्या होता है? जब जो बड़े उम्र के बच्चे हैं, यानी कि बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो छोटी क्लास की बच्चों की हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, तो उसे ऐसी मदद को क्या कहते हैं? तो उच्च नैतिक विकास होता है, या गहन प्रतियोगिता होती है, या समूह में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या फिर अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा कि जो पूर्व की जो नई पूर्व का जो अधिगम होता है वो नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो ये कैसा होगा? तो ये शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। कैसा? शून्य स्थानांतरण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? मनोगतिक प्रक्रिया है, या संज्ञानात्मक गतिविधि है, या मनोवैज्ञानिक परिघटना है। तो जो चिंतन होता है वो हमारी संज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी? संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, या फिर वैयक्तिक रूप में, या समूह में। तो जो बच्चे होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, तो वो कैसे सीखते हैं गाइस? तो वो क्या कहते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक रूप से सीखते हैं। कैसे? व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? जिसमें क्या कहते हैं, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या? संशोधित किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? समायोजन, या प्रत्यक्षण, या समावेशन, या स्कीमा। तो वो कहलाता है स्कीमा। और ये किसने दिया है? तो पियाजे के अधिगम। इसमें यह भी है कि किसके द्वारा? तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार स्कीमा के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से
प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे कैसे ज्ञान को बढ़ावा मिलता है, यानी कि हमने किसी एक चीज़ पर हमने ज्ञान ग्रहण किया है और उस ज्ञान का हम यूज काफ़ी चीज़ों पर कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान को हम कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इससे किस चीज़ का बढ़ावा मिलता है, तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण का, यानी कि ज्ञान को एक दूसरे के साथ सहसंबंध करके और अंतरण करके, या फिर पुनर्वलन का, या वैयक्तिक भिन्नताओं का, या शिक्षार्थी स्वायत्तता का। तो इससे क्या कहते हैं, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है, तो जो हमारे विचार होते हैं जब वो चारों तरफ घूम के और कुछ नई चीज़ का सृजन करने के लिए चारों तरफ घूमते हैं, चारों दिशाओं में वो घूमते हैं चिंतन करने के लिए, तो वो क्या होता है, तब सृजनात्मकता आती है। तो ये जब हमारे विचार चारों तरफ जा रहे हैं तो ये कैसा चिंतन हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, यानी कि बहुविध, यानी कि बहुत तरीकों से बहुविध चिंतन हो गया। तो अपसारी चिंतन कैसा होता है, सृजनात्मकता होता है, और मुख्य रूप से इससे किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो जो यह विद्यार्थी है वो कैसे प्रेरित है, यानी कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए खूब कठिन परिश्रम करता है। तो वो खुद ही कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो वह विद्यार्थी कैसा क्या कहते हैं, जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से अभिप्रेरित है, आनुभाविक या वैयक्तिक या आंतरिक या बाह्य। तो जो वो विद्यार्थी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कैसा, आंतरिक रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है, यानी कि जो व्यवहार है उसका जो करना पक्ष होता है वो किस में आएगा, तो करना यानी कि गति हो रही है, करना क्या, कुछ काम ही हो रहा होगा, कुछ गति हो रही होगी। तो सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के गतिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो जो व्यवहार का करना पक्ष होता है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, मुख्य संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकाला डैश के लिए है। तो ये किसके लिए गाइस, तो ये विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए। तो ये कला प्रदर्शनियाँ, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ होती हैं, तो ये किस लिए होती हैं, तो ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होती हैं। तो ये कैसा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है, तो यह सीखने के किस आयाम, यानी कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, यानी कि वह बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके उनमें समूह बनाकर उनमें चर्चा कर रही है, परियोजनाएं कर रही है और भूमिका निर्वाह कर रही है। तो वह किस आयाम को उजागर करना चाहती है, तो मनोरंजन के द्वारा अधिगम, या सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या भाषा निर्देशन अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो जो क्या कहते हैं समूह चर्चा होती है वो हमारी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। और ऐसे क्या कहते हैं समूह चर्चा, समूह परियोजना, इनके द्वारा क्या कहते हैं बच्चे काफ़ी हद तक करके सीखते हैं, तो इसमें वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो ये कैसा आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या है, जो यानी कि कोई एक बच्चा है जो देख नहीं सकता है और जो टीचर है वो क्या कहते हैं उस बच्चे को समूह गतिविधियों में शामिल कर दिए। तो ये किस प्रकार का क्या कहते हैं किस प्रकार की गतिविधि हो जाएगी, तो वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या फिर कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो वो जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, तो वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, यानी कि जो सभी बच्चे हैं वो समावेश करके और उन बच्चों को उन्हीं के हिसाब से क्या कहते हैं उन्हें ज्ञान दे रही है, और किसी भी बच्चे को ये नहीं लगे कि हम विशिष्ट हैं या हम अपंग हैं या कोई भी उन्हें बेकार है, तो उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। तो वो सभी बच्चों को एक साथ ही कार्य करती है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि तो वह ये इन गतिविधियों का प्रयोग क्यों कर रही है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, तो क्योंकि के प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है, या फिर वे शिक्षक को आराम देते हैं, या शिक्षार्थियों के वैयक्तिक को उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने में संवर्धन करता है। तो ये कैसा होता है, जो हमारा आकलन होता है तो वो प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है, क्या सुगम बनाती है, या फिर तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, तो इसका आंसर हो जाए
तो जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं तो वो हमारे शिक्षक को आराम भी देती हैं, सुगम भी बनाती हैं, वैविध्य उपलब्ध भी कराती हैं। लेकिन इसका सटीक आंसर रहेगा कि जो इसमें क्या कहते हैं, जब दृश्य श्रव्य सामग्रियों का जो उपयोग होता है और शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं जैसे हाथ पैर कान नाक, वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं और चलती हैं, तो उनका संवर्धन करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जो सही और गलत प्रश्न होते हैं उन पर उनके बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं, या सहयोग की नैतिकता कहते हैं, नैतिक यथार्थवाद कहते हैं, या नैतिक दुविधा कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे गाइस, उसे कहते हैं नैतिक यथार्थवाद। क्या, नैतिक यथार्थवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थियों को कैसी आवश्यकता है, तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता है, या भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, या संज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक। तो समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, कैसा, आक्रामक। और क्या कहते हैं, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो उसे भावात्मक क्षेत्र या संज्ञा मनोगत्यात्मक, तो कैसा, तो इसका आंसर होगा कि भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। तो सामूहिक गतिविधियों में बच्चों को मिलाने से क्या होता है, उनका जो समाजीकरण होता है, जो उनका सामाजिक होता है कि किससे कैसे बात करनी है, और नैतिक विकास होता है, उनमें क्या कहते हैं, उनके विकास में सहायता मिलती है। तो किसमें, समाजीकरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो जो समावेशी शिक्षा है इसका सटीक आंसर क्या होगा, कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था होती है तो वो किसकी ओर संकेत करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता और स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो इनमें से मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक कौन सा है, तो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, या आंखों का रंग, या समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो गाइस, जो आंखों के रंग में जो विकार आता है वो क्या कहते हैं, हमारा आनुवांशिक लक्षण होता है। कैसा, आनुवांशिक लक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती हैं। तो जो बच्चे जो गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो वो किस लिए, तो विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के लिए, या योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश में काम करती हैं, या फिर उनके ज्ञान की सीमा की ओर संकेत करती हैं, या आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं तो उनका जो अध्ययन करना चाहिए, तो वो क्योंकि वे प्राय आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। तो जो सीमा है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगता है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये कैसे विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि दो बच्चे कभी भी एक से नहीं होते, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो विकास को आकार कौन कौन देता है, तो संस्कृति है, पौष्टिकता है, और शिक्षा की गुणात्मकता है, और शारीरिक गठन है। तो किसके अतिरिक्त, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय विकास को। तो ये शारीरिक जो गठन है वो वातावरणीय में नहीं आता है, वो अपना ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन जो संस्कृति है, पौष्टिकता की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता है, ये हमारे वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या फिर कुंठा का सामना करते हैं। जो यानी कि जो कम सुन पाते हैं, ध्वनि संबंधी जिनके विकार होता है, तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाई होती है। तो किस चीज की कठिनाई
कठिनाई उन्हें सबसे ज़्यादा होती है, तो दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या फिर दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या फिर प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो गाइस जो कम सुन पाते हैं तो वो क्या कहते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता दिखाते हैं, तो अक्षमता का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया होता है गाइस वो पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या बार बार उनकी परीक्षा होगी, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। तो जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो किस चरण पर, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर, या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, या संवेदी प्रेरक चरण पर, या पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। तो कैसा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु स्थायित्व किस पर, संवेदी प्रेरक चरण पर। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो गया तीसरा। तो गाइस हमारी ये जो श्रृंखला थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।